क्वेश्चन एक कर लिया तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है हाँ जी, कर लिया। तो ये कोई एक्सप्लेन करेगा, समराइज कर देगा। तो चलें, वो अगर पीछे आपको अच्छा रोने की मैं आदत है इग्नोर करिएगा उसको। अच्छा जी, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो हैं, एक हम लोग को लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, उसके अंदर हम लोग जो है वो पहले इंडेक्स पे खड़े हुए हैं, मतलब हम लोग इंडेक्स जीरो पे खड़े हुए हैं। जब हम लोग इंडेक्स जीरो पे खड़े हुए होंगे, एग्जाम्पल वन की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग इंडेक्स जीरो पे खड़े हुए होंगे तो उसमें जो भी इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट या वैल्यू होगी, उसका जो वो है, लाइक फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल वन में पहले इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे जो है टू पड़ा हुआ है, तो हम उतने अमाउंट ऑफ टाइम जो है हम लोग इंडेक्स में आगे जा सकते हैं अपनी लिस्ट के अरे में, मतलब उतने इंडेक्स से आगे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो वो हमारा जंप हो जाएगा, मतलब कि उतनी दफा हम लोग आई में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहले पे हैं तो यहाँ पे टू है, सिंस यहाँ पे वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे दो दफा प्लस करेंगे तो थ्री स्किप हो जाएगा और वन स्किप हो जाएगा, फिर हम लोग वन पे आ जाएंगे। ठीक है जी। वन पे आ जाएंगे, तो जब वन पे आएंगे तो यहाँ पे वन की जो वैल्यू है यहाँ पे इस इंडेक्स पे वो वन है, तो हम लोग एक दफा और जंप करेंगे, तो फिर हम लोग लास्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो लास्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि भाई ये वाली जो है ट्रू है, इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा इस वजह से। सही है ना? और इस तरह से फिर नंबर टू एग्जाम्पल में यही वाला फॉल्स आ रहा है, बिकॉज थ्री वाले पे जो हम लोग करेंगे तो जी ना टू पे जाएंगे, वन पे जाएंगे, जीरो पे जाएंगे और फोर पे जाएंगे। अच्छा, नहीं, एक सेकेंड। वन, फोर्थ में नहीं जा सकेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे हम थ्री पे स्टक हो जाएंगे। हाँ ये वो थ्री पे जाएंगे ना, तो थ्री से हम लोग को तीन जंप देने हैं ना भाई, वन टू थ्री, तो फोर पे तो आ रहे हैं। मैं सर फोर्थ पे नहीं आ सकेंगे इस केस में। इनिशियली हम किसके ऊपर अच्छा लैंड सर, हाँ करते सॉरी, हैं? पहला इंडेक्स भी तो काउंट करेंगे ना, पहला इंडेक्स भी काउंट कर रहे हैं, सही है। पहला इंडेक्स भी जीरो काउंट जीरो करेंगे। पे लैंड करेंगे। हाँ हाँ, सही है, सही सही, पहला इंडेक्स भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो बस ये वाली बात है। जी जी, हम इसमें से थ्री पिक या वन पिक कर सकते हैं, टू कर सकते हैं या थ्री कर सकते हैं। हम कोई भी ऑप्शन लेंगे तो एट द एंड हम थ्री पे लैंड कर रहे हैं, इस पे थर्ड इंडेक्स पे। अगर हम यहाँ पे वन पिक करते हैं, यहाँ से टू पे आते हैं, टू से हम जाते हैं इस पॉइंट पे, जहां से भी हम कोई भी पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ नहीं, आई थिंक वो एक ही दफा में वो करना है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में भी वो टू कर रहा है, तो अगर टू को इंक्लूड करते हैं, टू थ्री, तो फिर हम लोग वन पे आते हैं, फिर वन से जो हम लोग एक जंप और मार सकते हैं, फिर हम लोग वन पे आते हैं, फिर वन से। ये मैक्सिमम जंप है ना एक्चुअली, ये वाली जो है हमारे अच्छा, पास टू, ये मैक्सिमम जंप है, हम आप कह इसमें रहे हैं कि वन या टू कोई भी उसकी जंप कर रेंज में सकते हम लोग को ऑप्शन है, आप कह रही हैं कि उसकी रेंज में ऑप्शन है। हैं। जी जी, हम चाहे टू कर लें चाहे चाहे वन कर लें। नहीं, जो पहले तो वाला है उसके अंदर सबसे पहले टू के ऊपर होगा, उसके बाद वो किसके ऊपर जाएगा? जी सर, पहला वाला अगर हाँ हम ठीक हो यहाँ गया। पे टू जंप। जी सर। ठीक है, वो टू टाइम जाएगा ना वन के ऊपर, फिर वन के ऊपर आएगा, फिर वन से फोर चला जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, ये जो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम जंप की है कि हम ये मैक्सिमम जंप कर सकते हैं। अब इससे कम भी ले सकते हैं जितनी जंप भी हम करना चाहें। आपको ये वाली बात कैसे पता चली कि उससे कम भी ले सकते हैं? ये यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन में, जो अननेचुरली पोजीशन है सारे नॉन टेक्निकल एलिमेंट इन द योर मैक्सिमम जंप विद दैट पोजीशन। आप ये रिप्रेजेंट्स योर मैक्सिमम जंप ले मैक्सिमम सकते जंप, वो कह रहे हैं ना। हाँ, तो मतलब क्या हैं। जी जी, मैक्सिमम जंप आप इतनी ले सकते हैं, इससे कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। अच्छा सही है, तो वो मतलब इसका मतलब रेंज हो गया, सही है। जी जी, इसकी लॉजिक की डिस्कस कर लें कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये तो फिर हम बार बार चेक करेंगे, थोड़ा हाँ इंक्रीज और जी। डिक्रीज करके। जी जी, ठीक हो हम गया। सपोज फर्स्ट पॉइंट पे हैं, इस एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे हैं, हमारे पास कितने ऑप्शन है कि हम वन जंप करें या हम टू जंप करें। अगर हमने वन जंप की तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए, और फर्स्ट इंडेक्स पे जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन से इंडेक्स पे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए, और यहाँ पे टू जंप करके हम सेकंड इंडेक्स पे आए। ये हम फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए तो हमारे पास थ्री ऑप्शन है, वन, टू या थ्री। और जब इस पे वन जंप की तो टू पे आए हैं, टू जंप की तो थ्री पे आए हैं, और थ्री जंप की तो फोर पे आए हैं। फोर पे ही हमने एक्चुअली आना था, यहाँ फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, रीच कर लिया हमने। जब हमने टू पे आए हुए थे तो टू पे हमारे पास क्या ऑप्शन थी, वन थी ऑप्शन,
तो हम 1 ले सकते हैं। तो हम 1 लेंगे तो हम 3 पे चले जाएंगे। फिर हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन होगी कि हम 1 ले सकते हैं और यहाँ पर हम फिर 4 पे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें तो खैर इतना डुप्लीकेट वर्क नहीं हो रहा, यहाँ पे बस थोड़ा सा ही है। ये 2 पे थे और यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे 2 पे जिस तरह आया था, तो 2 पे से हम फिर एक और जंप लेंगे तो 3 पे जाएंगे। फिर एक जंप और लेंगे, फिर हम फिर एक जंप और लेंगे तो फिर हम 4 पे पहुंचेंगे। यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट वर्क हो रहा है इस केस में, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर तो ये नहीं करते तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन, एन की पावर आई थिंक एन हो जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट पे हमारे पास ऑलमोस्ट एन ऑप्शन है। रफली आप इसे कह सकते हैं ओ की पावर एफ एन, ओ एन पावर एन। और अगर हम ये डुप्लीकेट वर्क एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई ऐसा हमारे पास तरीका हो कि हम इसे कम करके ओ ऑफ एन में ले जाए। वो फिर वो लेफ्ट राइट अलग अलग करके उनको लेफ्ट राइट के ऊपर बाइनरी टाइप वो चला रही। हाँ जी, अगर हम इसको ग्रेडियंट अप्रोच से करें फिर क्या होगा, इसको मैं क्लियर करती हूँ। कौन उससे सी हमारी अप्रोच? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेडियंट अप्रोच मतलब जो 3D सबसे 3D बड़ा नजर एक्सरसाइज। आ रहा है। जी जी, जो जी जी। सबसे बड़ा नजर आ रहा हो तो उसको पिक कर लेते हैं। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू करें, सपोज हम ये नहीं, करें कि हम ये हमारे पास करेंगे ना, इसको एक स्टैक ले लेंगे, उसके अंदर ना एलिमेंट्स डालते जाएंगे। लेट्स सपोज पहले 2 आया ना, तो हम 2 को स्टैक में डालेंगे और जंप करेंगे 2 से जितना होता है। तो फिर हम वो वाला एलिमेंट स्टैक में डालेंगे, अगर लास्ट नहीं है तो इस तरह हम चेक करके एंड पे चले जाएंगे। फिर उनको कम करते करते चेक कर देंगे। लेट्स सपोज ये 2 वाला, तो हम इसको स्टैक में डालेंगे और इतना जंप करके चेक करेंगे, अगर वो लास्ट पे पहुंच गया तो ठीक है। नहीं तो ये जहाँ पे पहुंचता है ना, उस वाले को एलिमेंट को बीच में स्टैक में डाल देंगे। फिर मुझे ठीक से अंडरस्टैंड हुआ। एनोटेट आप खुद कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ ऐसे। हाँ, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास पहले 2 है ना, तो हम एक स्टैक ले लेंगे। उसके अंदर यहाँ से 2 को जंप करेंगे ना, तो हम सबसे पहले इसको 2 ले लेंगे स्टैक के अंदर और चेक करेंगे क्या ये लास्ट पे है या नहीं। तो जब यहाँ से 2 लेंगे ना, 1 और 2, तो ये 3 आ रहा है। तो इसको चेक करेंगे ये लास्ट है कि नहीं। ये लास्ट नहीं है तो हम इसको ना स्टैक के अंदर डाल देंगे। फिर इससे जंप करेंगे जितना बनता है, तो ये 1 के ऊपर जाएगा। तो इसको दोबारा हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। फिर हम जो इसको जंप करेंगे और देखेंगे ये लास्ट है कि नहीं। तो ये लास्ट है तो ठीक है, तो ये हमारा काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर हम इनमें से कम करते जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ये 3 आ जाता, तो हम फिर इसको कम करते जाते। 3 के बाद हम 2 वाला जंप करते। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 3 आ गया होता स्टैक के अंदर, तो हम फिर उसको कम करते, 2 जंप करके चेक करते वो लास्ट है कि नहीं, 1 जंप करके चेक करते वो लास्ट है कि नहीं। इस तरह हम वापस आते। नहीं, आप इस ये लेकिन तरह देने आई से थिंक पहले हम हम जो है ना, इस तरह में जो है ना ये टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि वो जंप करता करता एंड तक तो पहुंच जाएगा तकरीबन। तो उधर से हम वापस आएंगे। लेट्स वो नीचे वाली एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ से हम 3 जंप करते हैं, 1, 2 और 3। तो ये 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे एक ये 0 आ जाएगा ना। ये सबसे पहले 3 होगा, फिर स्टैक के अंदर आ जाएगा 0। अब 0 हम आगे जंप नहीं कर सकते, तो इसको हम निकाल देंगे। फिर हम ये 1 वाला चेक करेंगे, वापस वाले के ऊपर आ जाएंगे। 3 को हम कम करते जाएंगे। लेकिन सिर्फ इस केस में भी आई गेस दिस विल इवेंचुअली इन वर्स्ट केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ओ एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यू आर सेइंग कि आप इसको रिड्यूस करते जाएं। मतलब आप जिस भी करंट टॉप पे यू आर सेइंग कि आप जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है, मतलब अगर आप रीच नहीं कर सकते तो जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है उसको रिड्यूस करते जाएं, आप चेक करते जाएं कैन यू रीच और नॉट। तो हो सकता है आपको हर टॉप वैल्यू जो टॉप पे पड़ी है उसको आपको बार बार रिड्यूस करना पड़े। तो दैट विल डिपेंड ऑन कि कितना
नंबर है ये नहीं, ये तो इसी इट कैन केस ईदर ये तो इसी केस में होगा अगर रे के अंदर 1 1 पड़ा हो। अगर ये तो इसी केस होगा अगर रे के अंदर 1 1 पड़ा हो, तो उस तरह अगर हम दूसरे तरीके से भी जाएंगे तो फिर भी हम 1 1 के स्टेप से ही जाएंगे। नहीं नहीं आपने जैसे भी कहा ना कि आपने 3 को स्टैक में डाला, नेक्स्ट आप हाँ जंप करके इस इंडेक्स पर आए, ठीक है, which is 0, तो आपने अपनी स्टैक में डाल दिया। अब आपको पता है आप इधर से आगे कहीं भी नहीं जा सकते, लाइक यू कैन नॉट रीच टू द लास्ट इंडेक्स। आपने कहा अच्छा मैं इसको, ठीक है, ये तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, आपने कहा मैं इसको पॉप कर दूं इस वैल्यू को, हाँ यार सही कि मैं इसको रिड्यूस कर दूं, टू रिड्यूस करूं तो उसका मतलब है वो इसके ऊपर आता है, राइट? हाँ हाँ। आपने कहा फिर ठीक है मैं इसको यहाँ हम से वन स्टैक में पुश। ठीक है, आपने 1 को स्टैक में डाला, अब 1 से यू आर सेइंग कि अगेन यू कैन गो टू दिस 0, राइट? यू विल अगेन एड इट देयर। अब फिर 0 से आप आगे नहीं रीच कर सकते हैं, तो अब फिर क्या करेंगे, आप इसको रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, ये 0 हो गया, पॉप कर दिया स्टैक से, इसको रिड्यूस किया 1 करके, तो अब आपको पता है आप फिर इसके ऊपर वापस आएंगे, तो ये तो रिपीटेड वर्क आपका फिर होता रहेगा, लाइक फिर 1 डल गया, फिर 0 डल गया। हाँ ठीक हो गया। लाइक ऑब्वियसली मतलब इस केस में तो इट इज गोइंग अबव ओ एन स्क्वायर, जिसमें अगर हम इसको लाइक इस केस में आप स्टैक यूज करके भी इसको मेमोराइज तो कर सकते हैं कि आपने ये वाली चीज ऑलरेडी पहले देख ली थी, तो यू डू नॉट नीड टू रीडू इट अगेन, बट स्टिल इट विल अगेन बी ओ एन स्क्वायर इवन इफ वी डू मेमोराइजेशन ऑन स्टैक अप्रोच एज वेल। हाँ तो इससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये किसी तरीके से भी यहाँ पे एंड तक नहीं पहुंच रही। बट दिस विल नॉट बी ऑफ एन, लाइक ये ऑफ एन में नहीं होगा। नहीं तो अब अगर तो आप ये वाला सिंपल कर लें, अब जैसे मेरे दिमाग में सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन आई थिंक फिर उसमें ये जिससे इन्होंने बात किया मीना ने कि वो फिर रेंज वाली बात की तो आपने चेक करनी ना, रेंज वाली बात उसमें चेक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जंप का एक वेरिएबल बना लें, उसको जीरो इंडेक्स वाला वो ले लें, और फिर उसमें आप वो कर लें कि जी उसमें मतलब जीरो इंडेक्स से मेरा मतलब कि नम्स की वैल्यू का जीरो इंडेक्स एलिमेंट उसकी वैल्यू बना दें, और फिर उसका वो कर लें कि जी वाइल ये है, तो फिर आपने जो है इतनी दफा वो दूसरा वाला आई का नम्स का वो आई उतनी दफा उठाना है। लेकिन वो वाला सीन आप करते रहेंगे फिर उसमें, लेकिन वो रेंज वाली बात जो है वो नहीं होगी, और एंड में आप उसको इक्वल्स टू कर लें लेंथ ऑफ द नम्स -1, बट फिर वो वाली वो नहीं कंडीशन पूरी होगी ना इनकी, जो रेंज वाली बात कर रही है ये। रेंज वाली आप जैसे कह रहे हैं कि ये 1 3 है, तो इसका मतलब है कि जंप लगा सकता है, 2 जंप्स या 3 है 3 कहाँ, 2 भी लगा सकता है और 1 भी लगा सकता है, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन हमें ना इसको अगर ग्रीडी अप्रोच से करें तो वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर दीज लेसर जंप्स, वी कैन डू इट डायरेक्टली विद मैक्सिमम जंप्स। मतलब हमें ये वाली चीज देखने की जरूरत नहीं है। ग्रीडी अप्रोच में मेरे ख्याल से मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हमें मिलता। नहीं, लाइक बात है ये ना। ग्रीडी अप्रोच में इट विल बी ऑफ एनी टाइम, लाइक अगर आप किसी और सेंस में कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर किस सेंस में कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको ग्रीडी में करें तो वी विल ओनली बी ट्रेवर्सिंग दिस अरे वंस, मतलब ये एक से ज्यादा टाइम अरे जो है वो आपकी मतलब हर एलिमेंट एक से ज्यादा टाइम जो है वो आपका नहीं होगा ट्रेवर्स। दीदी अप्रोच ग्रीडी से आपने मेरा बोला था। मतलब ये है कि आप एक टाइम पे ना, मतलब अगर यहाँ पे खड़े हैं ना, तो आप इंस्टेड के चेक करें क्या मैं 1 जंप से रीच कर सकता हूँ, 2 से रीच कर सकता हूँ, 3 से रीच कर सकता, सॉरी अगर यू आर फॉर एग्जाम्पल हियर, तो आप कहना चाह रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू चेक कि मैं क्या एक जंप से लास्ट पे पहुंच सकता हूँ, या अगर मैं 2 जंप्स लूँ तो मैं लास्ट पे पहुंच सकता हूँ, या मैं 3 जंप्स लूँ तो मैं लास्ट पे पहुंच सकता हूँ या नहीं। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली चेक कि क्या मैं डायरेक्ट ये पूरी मैक्सिमम जंप्स लेके लास्ट पे पहुंच सकता हूँ या नहीं। वो भी मैंने आपको अप्रोच बताते हैं तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाउ दिस कैन बी डन विद greedy approach. Obviously coming up with the greedy approach is not easier for this uh, uh, question, so but still you guys can think, मैं अभी आपको बता देती हैं कि how is she doing it. हमारे इसको रिवर्स ऑर्डर में देखने में, जैसे कि हम यहाँ फॉरवर्ड जा रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ से पहुंच सकते हैं नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं। हम सपोज करते हैं हमारा गोल जो है ही हमारा गोल लास्ट इंडेक्स पे, ये हमारा गोल है, हमने यहाँ पे पहुंचना है। इससे हम पीछे आते हैं, हम एक पॉइंट पे देखते हैं सब 1 है यहाँ। अब हम देखेंगे 1 से हम क्या यहाँ 4 तक पहुंच, इस लास्ट गोल तक पहुंच सकते थे 4th पॉइंट तक, यस पहुंच सकते थे। इसका मतलब है ये हमारा गोल जो है शिफ्ट हो गया इधर। ठीक है, अब हम अगर इस इंडेक्स पे हम रीच कर गए,
तो इसका मतलब है हम गोल पे रीच कर रहे हैं। अब एक इंडेक्स पे पीछे आए, अब इस इंडेक्स को देखें, जो 1 है यहाँ पर, तो क्या हम 1 से नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं इस गोल पे अपने? यस, वी कैन रीच। इसको भी हम और मूव कर दें, अब अपने गोल को फिर एक और मूव कर देंगे, पीछे ले आएंगे। या तो हमारा गोल यहाँ हो गया, अगर हम इस पॉइंट पे पहुंच गए मीन्स हम गोल पे पहुंच गए। अब यहाँ पे देखें, इससे पीछे एक आए, क्या हम पी से इस पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को? यस वी कैन डू इट। 3 है तो हम टर्म ले सकते हैं एक, मीन्स हमारा गोल यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अब हम देखें, हम इस इंडेक्स से क्या अपने गोल पे पहुंच सकते हैं? नहीं, हम यहाँ जी पहुंच सकते हैं हम। इसका मतलब है कि हमारा गोल यहाँ पर आ गया। जब हमारा गोल आ गया इनिशियल पॉइंट पे 0 पे, इसका मतलब हम आखिर तक पहुंच सकते हैं इस पॉइंट पे, हम टू ईयर कर देंगे। इसका सबसे हल ये है कि अगर अरे के अंदर जीरो नहीं है तो नहीं, ठीक है, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं हम, लास्ट में क्या होगा। हमारा गोल यहाँ पे था, अब हम देखें कि हम इससे पिछला जो पॉइंट था, हम क्या इस पॉइंट से गोल तक पहुंच सकते हैं? नहीं, वो हम नहीं पहुंच सकते, मूव नहीं कर सकते हम गोल को। इससे पीछे एक पॉइंट पे आए, क्या हम इस पॉइंट से गोल पर पहुंच सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इससे पिछला पॉइंट नहीं, क्या हम इस पॉइंट से गोल पर पहुंच सकते हैं? यहाँ तो आने का फायदा नहीं है, क्या गोल पे पहुंच सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, हम यहाँ पे नहीं आ सकते। अब फिर एक रिवर्स करें, अब देखें इससे डायरेक्टली क्या हम गोल पे जा सकते हैं? क्योंकि आगे वाले पॉइंट से तो अगर हम गए तो नहीं जा सकेंगे, इससे डायरेक्टली जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम फॉल्स पे कर देंगे। बट डायरेक्टली वाली बात तो वो नहीं बैटरी ना। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं कि आपने पीछे वालों को पहले ही वो ट्रू या फॉल्स कर दिया हमने है, क्रॉस कर तो दिया अगर ना वो इन उनसे पॉइंट को, अटैच, तो ये हाँ, इसलिए वो जब उनसे अटैच हो रहे हैं तो अगर वो ट्रू हैं तो फिर वो अगले के साथ अटैच हो सकते हैं। अगर अगला नहीं वाला ट्रू आ भी रहा हो तो फिर भी अगर पिछले वाला फॉल्स होगा तो वो अटैच नहीं हो सकेगा कहीं पे भी। क्या आप कह हाँ, रही हैं? ये ठीक है अप्रोच इसकी, ये ठीक है। तो बट इन द सेंस वो फिर उसका वो उसका उस फॉल्स से उसका डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि भाई उस, फॉर एग्जांपल 3 ट्रू आ गया है अगर, उसका डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि भाई बाकी अगर फॉर एग्जांपल उसके साथ एक दो ट्रूज और हैं और फिर उसके बाद जाके फॉल्स आ रहा है, तो वो मैटर नहीं करेगा क्या? जैसे इस एग्जाम्पल हम में आपने कहा पिछले कि पॉइंट पे 4 के देख, फौरन बाद 0 है। अगर हम हमारे पास यहाँ पे होता है 3, 2, 2 और फिर 0 बेशक होता, और फिर 4 होता, फिर हम सबसे पहले तो 0 को चेक करते हैं, हम नहीं आ सकते पॉइंट से। फिर हम 2 को चेक करते हैं, अब हम 2 से डायरेक्टली 2 जंप लें तो हम पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा गोल यहाँ मूव हो जाएगा। फिर हम बाकियों को चेक करेंगे तो रिटर्न 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 था तो 1 से तो हम नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने इसको सबको क्रॉस कर दिया। इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस ये है कि जो पहले वाली जो अप्रोच है ना, जो हम स्टैक से यूज कर रहे थे, उससे ये था कि हम ओ ऑफ एन टाइम से जल्दी पहुंच सकते थे इस लास्ट इंडेक्स पे। लेकिन जो ये वाली अप्रोच है, इसके अंदर हम ओ ऑफ एन टाइम के अंदर ही पहुंचेंगे लास्ट इंडेक्स के ऊपर। और दूसरा जो फॉल्स वाला है ना, उसके अंदर ये है, जो पहले वाली अप्रोच थी उससे हम जो है ना फॉल्स के ऊपर ओ ऑफ एन स्केल में पहुंचेंगे। लेकिन इसके अंदर हम जो है ना ओ ऑफ एन के अंदर ही पहुंच जाएंगे दोनों के ऊपर। तो आपको इसका इसका ग्रीडी वाला सॉल्व करने का आपको वो आइडिया कहाँ से आया? मतलब हाउ डिड यू कम अबाउट द आइडिया दैट यू नो दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अ ग्रीडी अप्रोच? सोल्यूशन है तो ये मैंने हेल्प लेके किया, क्वेश्चन खुद से नहीं किया। अच्छा जवाब, वैसे अच्छा ये अच्छा। क्वेश्चन इज नॉट एन इजी वन टू कम अप विद ग्रीडी अप्रोच, इफ आई एम बी ऑनेस्ट। मैंने भी जब इसको फर्स्ट टाइम किया था तो आई couldn't come up with this solution. Most of the people cannot come up with this solution for this सही सही problem. सही, Like, चले आई थॉट कि वो मीना का कोई इंट्यूशन है जो कि हम लोग भी सीख लें तो फायदा होगा उससे। नहीं, ये ठीक लग चले। रही है अप्रोच, ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये दोनों ऑफलाइन में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ही जल्दी आ रहा है, लेकिन दूसरा जो है ना वो, अगर हम फॉल से जो है ना वो मिलेगा, वो ऑफलाइन में ही मिलेगा। इसको मैं इंट्यूशन कोशिश, इसकी बेसिकली यही है ना कि यू आर सेइंग कि अगर मैं इस पोजीशन पे से इस मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं इस पोजीशन से एंड पर पहुंच सकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं अब मतलब इसको ना चेक करूं, मुझे पता है कि यहाँ से मैं एंड पे पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो मैं अब चेक करूं कि इस पोजीशन पे मैं पिछली किसी पोजीशन से मैं क्या इस पोजीशन पहुंच सकता हूं, तो वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ से ये एंड पे पहुंच सकता है तो अब आप इस पे चेक करो क्या इस पोजीशन पे आप पहुंच सकते हो।
तो अगर आप कहीं पीछे से इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो तो इट्स मीन कि यू कैन रीच टू दिस लास्ट पोजीशन। सिमिलरली इफ नहीं, यू आर वो वाली तो चीज बिल्कुल समझ में आ गई। मैं तो बस सिर्फ यही पूछा था कि आई थिंक अप्रोच क्या थी कि जिससे ये वो समझ में आया कि ग्रीडी से सॉल्व होगा। ये तो बस सिर्फ ये सवाल था। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने भी हेल्प ली थी तो हम भी हेल्प ही ले रहे हैं। सही है, ठीक है। यू नो, फॉर फ्यूचर रेफरेंस मेरा वो था कि भाई अच्छा भाई, इस तरह का सवाल देखेंगे तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा भाई इस तरह का सवाल ये जो है, तो इंट्यूएशन ये होगी कि ग्रीडी से सॉल्व होना चाहिए ये वाला सवाल। तो दैट्स व्हाट आई मेंट। बट चले, हाँ ठीक है। इसको मैं कोड कर वैसे दूं? सवाल के टैग्स में भी मेंशन था टॉपिक्स में ना, ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, गोल क्या होगा, लास्ट इंडेक्स होगा हमारा गोल। फिर ऐसे ऐसे हम इसको गोल को मूव करेंगे। और लगा लेते हैं इसके लिए हम रिवर्स करेंगे इसमें, गोल से चलेंगे और I should be greater than or equal to 0 and minus 1। फिर क्या है, I में हम I रख करें। I मतलब कि अगर हम देख रहे हैं कि हम अगर इस पॉइंट पे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे हैं, सपोज हम इस पे हैं, तो ये I इसमें कौन सा होगा, 0 1 2 3, 3 I। और नम्स ऑफ I क्या है हमारे पास, 1 है। तो अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है गोल के, तो हम क्या करेंगे, गोल को अपडेट कर दें। गोल को क्या हम करेंगे, गोल को हम I के इक्वल कर देंगे। कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये लूप एंड होगा। लास्ट में तक ही रिटर्न कर देंगे गोल। गोल चेक करेंगे, अगर वो हम गोल में पहुंच जाए इक्वल टू 0 पे, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये चेक कर रहा है कि क्या हम गोल, गोल 0 हो गया, यहाँ से जब पूरा मूव किया इसने तो गोल 0 हो गया या नहीं हुआ। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो एक और है, जंप इन टू, ये हम देख लेते हैं। सर हम ये देख रहे हैं या नया क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हेड का कहते हैं हम ये नया क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक कोई न्यू देखना, बिकॉज ये क्वेश्चन शायद काफी टाइम हमने डिस्कस किया हुआ है इसमें। मैम आपके पास कोई क्वेश्चन है? मैंने तो ओपन करके रखे हुए थे, मैं तो इजी क्वेश्चन करती हूँ तो इसको मैंने इजी ओपन किया है। अगर आपके पास एक कोई क्वेश्चन क्वेश्चन, है मेरे पास, ऑल्दो मैंने उसको अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, बट आई वाज थिंकिंग कि इट्स अ गुड वन, मतलब इट्स डिफरेंट पैटर्न, इफ यू गाइस वांट तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ, अदरवाइज आप कोई और क्वेश्चन देख लो। लाइक मैंने वो पहले किया है अभी कुछ देर पहले, तो बट इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन, जो पहले कभी इस तरह का मैंने देखा नहीं है।
सही मैम, फिर आप स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं स्टॉप कर दूँ? यस श्योर। सॉरी आई गॉट म्यूटेड। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन ना इसके पीछे एक हमें अप्रोच नहीं समझ आई। लाइक वी वर सेइंग पहले आप इसको रीड कर लें, फिर हम इसको देख लेते हैं। मैम इसकी वो कोर्स तो यही होगी कि हम सब एड्रेस बनाएंगे और सब एड्रेस में से मिनिमम पिक करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो फिर बहुत ज्यादा लेंथी काम हो जाएगा। What will be the time complexity उस केस में? Like if you are making every single subarray and then you are checking the minimum from each subarray. ओ शावर कितनी बनेंगे? सब एड्रेस कितनी बनती है, वो फॉर्मूला क्या होता है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी मेरी तरफ क्लियर नहीं है, मैं दोबारा। कह रही सब एड्रेस कितनी बनती है, कितनी बनती है, फॉर्मूला हाँ नहीं याद आ रहा। वो होती है आपकी जितनी लेंथ होती है ना, उसकी 2 raised to the power of n कह सकते हैं। मतलब इस केस में सब एरेज आपकी तो वैसे 16 बनती हैं। नहीं सॉरी, नॉट 16, 2 raised to the power n-1 आई गेस ये होती हैं। तो ये 8 होंगी, 1 2 3 4 5 7 8, नहीं ये तो खैर 10 है। अच्छा सॉरी, वो सबसेट्स होते हैं, नॉट सब एरेज। तो वो वो परमिटेशंस होती हैं, वो n into n minus 1, वो तो परमिटेशन होती है ना। नहीं, वो करने परमिटेशंस होती हैं n फैक्टोरियल, और जो आपकी वो होती अ, हैं भाई सबसेट्स वो होते हैं। जब आपने वो करना होता है कि आपका फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन में आपने सबको खिलाना है, तो वो कितने मैचेस बनेंगे, तो उसमें आप वो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, अगर आपने अपने साथ हर दफा वो नहीं करना, नहीं इस टाइप का कुछ नहीं होता वो। वो फैक्टोरियल होता है, वो जो सब जितने भी होते हाँ हैं ना हाँ कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल, हाँ होती हाँ है ना, वो वो सही सही फैक्टोरियल सही में होता है। सही सही सही। और अगर रिपीट जो ना हो जो तो वो मैं फिर बात कर रही हूँ परम्यूटेशन। 2 raised to the power n की, वो सबसेट्स होते हैं, वो आपकी सब एरेज नहीं होती। ये खैर सब एरेज हैं, और सब एरेज के अंदर बेसिकली आपका वो है लाइक, मतलब इस तरह से एडजेसेंट एलिमेंट्स करके होते हैं वो आपके, मतलब ये सबसेट्स नहीं होंगे, दीज आर सब एरेज।
तो इसमें फिर वो लेकिन मेरे ख्याल वो पॉलिनोमियल आपका डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने सबसेट्स में आपने कितने एलिमेंट देने हैं। तो आपने 2 लिखा है, अगर आपने 2 के सबसेट बनाने हैं तो फिर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऐसा ही है? या अगर 3 के बनाने हैं तो फिर आप 3 रेज़ टू पावर n करेंगे? नहीं, आई गेस उस तरह भी नहीं होगा ये। खैर इसका कोई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी फॉर्मूला फॉर दिस सब एरेज हियर। आई डोंट थिंक सो कि सब एरेज का कोई सेपरेट फॉर्मूला। वैसे एक मिनट, दिस इज काइंड ऑफ सबसेट ही हो जाएगा ना, राइट? क्योंकि 3 इज अ सबसेट, 1 2 इज अ सबसेट, 4 इज अ सबसेट। अच्छा, देन यू से कि मैं जी मैं सर। ऐड करूँ? जी अ, जी sure। देखिए, आपने अगर आप दो नेस्टेड फॉर लूप लगाए ना, तो आप पहला एलिमेंट पिक करते हैं, 3 है, ठीक है? तो 3 इज वन ऑफ द सब एरे, ठीक है? फिर 3 के साथ 1, मतलब नेस्टेड लूप से आपने आउटर लूप से ये पिक किया, और इनर लूप में ना आप जे इक्वल टू आई से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड तक जा रहे हैं, ठीक है? तो आप इनर लूप में एक्सटेंड किए जा रहे हैं, मतलब 3 1 2 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो ये इस तरह करके ना आपके 3 1 बना था, बीच में कॉमा लगा देता हूँ, मतलब ये किस्म के ना, ये पहली दफा में सिर्फ 3 था, फिर 3 1 था, फिर 3 1 2 हो जाएगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है? फिर आउटर लूप से यहाँ से स्टार्ट करेगा, सिर्फ वो 1 को पकड़ेगा, फिर वो 1 2 को पकड़ेगा इकट्ठा, फिर 1 2 4 को करेगा, ठीक है? तो उस तरह करके ना ओ ऑफ एन स्केयर में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, कि इससे आप ऑल पॉसिबल जो है ना सब एरेज उसको पिक कर रहे हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? हाँ, लाइक सब एरेज तो ऐसे ही बनेगी, लाइक बट आई वाज थिंकिंग कि इज देयर एनी फॉर्मूला टू फाइंड आउट दीस, कि हाउ मेनी ऑफ दीस सब एरेज कैन बी मेड आउट ऑफ दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक अबाउट दैट। ऑब्वियसली ये हम इसको तो इसी तरह करेंगे जो हमने जनरेट करना होगा, क्योंकि अगर हम इसको सारे सेपरेट सेपरेट सब एरेज फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस वजह से आई वाज थिंकिंग। जब आप कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल, तो मुझे ये नहीं समझ आता एक्सपोनेंशियल कैसे, एन स्केयर नहीं बनेगी? नहीं नहीं, वो सही है, लेकिन इफ समवन इज ट्राइंग टू, लाइक अगर कोई बंदा है मतलब बिल्कुल नाइव अप्रोच यूज कर रहा है, मतलब हम्म। समवन इज सेइंग कि अच्छा मैं ना, मतलब अगर उसने इस क्वेश्चन को देखा है, वो कहे अच्छा मैं ना इसके सारे सबसेट्स निकाल लूं, फिर मैं हर सबसेट में से मिनिमम मिनिमम फाइंड आउट करके तो वो ऐड अप कर दूं। तो उस केस में आई वाज थिंकिंग कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सब एरेज दैट कैन बी मेड इन दिस केस, राइट? कितने इसमें सब एरेज हम 4 के साथ कितने बना सकते हैं? बट यहाँ पे तो ऑल्दो 10 है, लेकिन जब हम सबसेट्स लेते हैं तो वो तो होते हैं 2 raised to the power n, वो इस केस में हो जाते हैं 16। So I'm thinking, are these subsets or these are देखिए, something एक बात else? मैं क्या आपको बताऊं, जब आप कहते हैं ना 2 पावर n, ये तब हो कि जब आप सब वो ले रहे हो, जैसे कहते हैं ना सब सीक्वेंस ले रहे हो, कि इसको पिक करना है, मैंने इसको पिक नहीं करना, इसको पिक करना है, ठीक है? तो वो जो 2 पावर n होती है ना, वो उसकी होती है, सब सीक्वेंस की होती है। मतलब वो आपके सबसेट, अच्छा सबसेट में, एक सब मिनट मैं एरे के थोड़ा अंदर भूल ना, गया। यहाँ पर मेरे ख्याल है सबसेट सब में हम एरे। ये भी ले सकते हैं 3 2 4, जो हमारे नहीं, सबसेट्स होते मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ। देखिए, वो सब सीक्वेंस होती है जो टर्मिनोलॉजी में बात करें ना, ये सब एरे है, सब एरे में कंटिग्यूअस होना मस्ट है, ठीक है? आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये जो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका जिक्र कर रही है ना, वो तब होती है कि आपने इस एलिमेंट को ले लिया, इस एलिमेंट को नहीं लिया, ठीक है? तो हर जगह पे आपको दो डिसीजन है, फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट को ले लिया, पिक कर लिया, उसको नहीं पिक किया, ठीक है? तो हर जगह पे ना आपकी 2 पावर n वो बन जाती है। हम्म, ये जो है इसमें ना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है ना, कंटिग्यूअस वाली, ये कंटिग्यूअस वाली बात जो है वो मिस हो रही थी ना। सही बात, सही कह रहे हैं रेहान भाई। मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो 2 पावर n है ना, वो सब सीक्वेंस में होनी चाहिए। नहीं नहीं, और दूसरी बात वो आपको तो आप सही कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि वो बाकी वाले सेट्स को क्यों नहीं बन रहा है, वो इसलिए कंटिग्यूअस की वजह से हो रहा है ना वो मामला। हाँ, आई आई एग्री। ओनली आई एम डिबेटिंग, मतलब कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो ब्रूट फोर्स की मैं समझूंगा, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। हाँ, इसको अगर आप मोनोटोनिक स्टैक से जिस तरह शायद आप प्रेजेंट करेंगे, वो ओ ऑफ एन में ले जाएंगे, राइट? हम्म, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रूट फोर्स इज दिस, जो ऑप्टिमाइज्ड है वो मतलब इस पे मैं एग्री नहीं कर रहा कि ये इस केस में 2 पावर n या एक्सपोनेंशियल होगी। नहीं, इस केस में आई गेस इट वॉन्ट बी, बिकॉज इट विल बी लाइक अगर आप सब सीक्वेंस ले रहे हैं तो उस केस में
अच्छा, before we go to the solution of this problem नहीं with तो फिर अच्छा ये monotonic भी तो एक अप्रोच होगी। अच्छा कि अगर आप वो कर लें भाई कि जी लिस्ट को आप वो बना लें पहले, उसका उसमें से पॉप करते रहें हर दफा, पहले मैक्सिमम वाली लिस्ट को ही अपना आंसर बना के फिर उसमें से हर दफा पॉप करके उनको फिर वो दूसरी जो बनाए उसका मिनिमम, और उनको सॉर्ट कर दें अगर शुरू में ही, तो फिर वो हर दफा जब पॉप करते करते, सॉर्ट नहीं, अच्छा फिर हाँ नहीं फिर हाँ फिर मसला आ जाएगा आखिर में जब अकेले अकेले रह रहे हैं तो फिर मसला आ रहा है। सही सही सही। sort आप कर भी सॉरी नहीं सॉरी। सकते ना, sort करने से arrangement खराब हो जाएगी। हाँ सही सही। अच्छा, anyone, अच्छा before I just wanted to clear one thing, मुझे ना एक चीज यहाँ पे भी थोड़ी सी जरा कंफ्यूज कर रही है। एक होता है सबसेट। अच्छा, जो सबसेट होता है वो हम लोग लाइक जब हमारे पास 1 2 3 होता है तो हम कहते हैं सबसेट में हमारे पास एक तो एम्प्टी सबसेट आ गया, एक 1 आ गया, एक 2, एक 3, फिर एक हम लेते हैं 1 2, आई थिंक 1 3 भी होता है सबसेट में, राइट? हाँ आप सुपर सेट की ओके, बात कर सही है, रहे वो हो, सब सीक्वेंस ही हो जाता है एक तरह से, ठीक है, फिर हाँ, वो वो सब आपका सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, anyone who wants to go with the monotonic stack approach first? मैंने आपकी रिसर्च है, आपके एरिया में कौन है इसमें? लाइक हाँ, हमने वैसे इसको नहीं डिस्कस किया था थोड़ा बहुत मुझे तो याद आ एक, रहा है रेहान मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको, इसलिए उनको मैंने स्टार्ट नहीं कर किया रहे हुआ, हैं। मैंने नहीं किया हुआ, मैं अच्छा सिर्फ मैडम का वो कह रहा हूँ कि मैडम ने किया हुआ तो मेरा ख्याल है विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अगर हम उसको लर्न कर ले मैडम से। अच्छा इसको ना स्मार्ट कर रहे हमने हैं मुझे लग रहा सेशन है में यहाँ। थोड़ा सा डिस्कस किया था, आधा डिस्कस हुआ था, आधा रह गया था। पर मैं इसको शुरू से ही दोबारा से कर लेती हूँ, लाइक जस्ट फॉर कि हाउ वी कैन डू दिस। अब थोड़ा सा ना बेटर एग्जांपल ले लेते हैं, अ लिटिल बिट बिगर, ठीक है? लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 6, यहाँ पे आप लगा दें 4 1 3 8 6। अच्छा, अब इसको आप मोनोटोनिक स्टैक से बेसिकली पहले मोनोटोनिक स्टैक होना चाहिए। पहले आप ये देखें कि एक स्पेसिफिक नंबर ये जो कल है वाला ना, आपका वो ये कितनी क्वेश्चन, जी ये कल वाला क्वेश्चन है ना? नहीं, आई डोंट थिंक कल वाले सेशन में आई वाजंट प्रेजेंट, आई एम नॉट श्योर। नहीं सर, कल नहीं, ये कल क्वेश्चन वाला एक किया डिफरेंट है। क्वेश्चन था और वो था इसी तरह का हाँ, सब, मतलब इसी सब तरह का था, कुछ। उसके अंदर हमने वो डिस्टिंक्ट को जो है ना उनका स्केल हाँ को काउंट करना, ऐड करना हाँ बिल्कुल, ये उससे स्लाइटली डिफरेंट है। था। और ये तो बिल्कुल इसी तरह ही बन रहे थे जिस तरह इसके अंदर बन रहे थे। सही कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना आपके पास ये नंबर है फॉर एग्जांपल 4, एंड यू वांट टू सी कि ये 4 आपका कितनी सब एरेज में एज अ मिनिमम एलिमेंट यूज हो सकता है। तो वो आपका सिर्फ इतनी सब एरेज में मिनिमम यूज होगा, क्योंकि अगर आप 1 को ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि आपके एडजेसेंट एरेज होनी चाहिए ना कंसेक्यूटिव, तो अगर आप 1 को ऐड कर लेंगे तो फिर 1 आपका मिनिमम हो जाएगा इस इतनी इसके अंदर ना, मतलब इसकी अगर आप सब एरेज बनाए तो 1 उनमें सब में मिनिमम होगा। लेकिन अगर आप 4 को लेना तो 4 विल बी मिनिमम इन ऑल ऑफ दीज वंस, ठीक है? इनके अंदर मिनिमम होगा। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे भी एक 1 होता है, ठीक है? एंड यू सेड कि अगर मैं इसको यहाँ पे भी ऐड कर दूं, या बल्कि यहाँ 2 लगा दें, ठीक है? आपके पास यहाँ पे 2 होता, और आप कहते हैं कि अगर मैं इधर से 2 को ऐड करूं तो फिर 2 आपका जो है ना मिनिमम हो जाएगा, 4 नहीं आपका मिनिमम होगा। तो आपका 4 जो है वो मिनिमम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में। वो आपका ना तो इससे पीछे जाके मिनिमम हो सकता है एक्सपेंड करके, ना अगर आपको उसको यहाँ पे एक्सपेंड करें फर्दर तो यहाँ पे भी वो मिनिमम नहीं हो सकता। तो इट्स मीन कि आपका 4 जो है इट कैन ओनली बी मिनिमम इन दिस पार्ट। अब अगर आप इसमें एक चीज देखें तो हाउ कैन यू से कि ये आपका 4 जो है इट विल बी मिनिमम ओनली इन दिस पार्ट। उस पर व्हाट यू नीड टू डू, आप कहते हैं कि आप 4 से नेक्स्ट एक स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर लें, 4 से जो स्मॉलर है इससे आगे जहाँ पे भी आ रहा है, और 4 से पीछे भी एक स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर लें। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इतने पार्ट में ना 4 विल ऑलवेज बी स्मॉलेस्ट। मतलब क्योंकि आप इतने पार्ट में कह रहे हैं कि 4 के बाद नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ये है और 4 से पीछे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो है वो ये 2 है। तो आप फिर यू आर 100% श्योर कि ये वाली जो चीज़ है ना, इतना पार्ट जो है इसके अंदर 4 विल ऑलवेज बी दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इफ यू नो दिस थिंग तो अब इसको यूज करके ना, इस अप्रोच को यूज करके यू कैन से कि इससे आपकी कितनी सब एरेज बन सकती हैं, ठीक है? 4 से आपकी सब एरे बन सकती है 5 6 4, ठीक है? जिसके अंदर इसमें तो खैर हार्डली एक ही बन रही है, इसको बल्कि 4 को यहाँ लगा देते हैं, 4 और यहाँ पे 6 लगा देते हैं, ठीक है? तो आपकी एक सब एरे बन रही है 5 4 6 जिसमें 4 इज द मिनिमम एलिमेंट,
एक आपकी सब एरे बन रही है 4 6 जिसमें 4 इज द मिनिमम एलिमेंट। तो मतलब इतनी सब एरेज में आपकी थोड़ा सा इसको मैं अगर और एक्सपेंड करूँ तो थोड़ा बेटर आइडिया होगा। लाइक आपके पास ये 2 5, इधर आप कर लें 4, इधर आप 6 7 1 3 8 ऐसे कर लें। तो अब यू आर सेइंग कि जो इतना पार्ट है इसके अंदर 4 विल ऑलवेज बी द मिनिमम एलिमेंट। तो अब हम लोग को ये सारी सब एरेज निकालने की जरूरत नहीं, ऑल्दो वी कैन सी कि कितनी सब एरेज बन सकती हैं। एक आपकी बनेगी 5 4, एक आपकी बनेगी 5 4 6, मतलब एक आपकी ये बन गई, एक आपकी बन गई 5 4 6, एक आपकी बन गई 5 4 6 7। फिर इसी तरह एक आपकी बन गई 4 6, एक बन गई 4 6 7, और 6 7 नहीं हो सकती आपको, ठीक है। मतलब 4 जहाँ पे है ना, जहाँ जहाँ पे 4 इंक्लूड हो सकता है वो आपकी एरेज होंगी। तो ये आपकी टोटल बन जाती है 1 2 3 4 5 एरेज, और एक 4 इट सेल्फ भी होगा क्योंकि 4 सेपरेट अकेला भी हो सकता है, तो वो भी एक सब एरे है। तो इन टोटल यू कैन सी कि 6 सब एरेज हैं जिनके अंदर 4 इज द मिनिमम एलिमेंट। तो यू कैन से कि इतनी आप उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। आपको अगर आप इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि कितनी सब एरेज बन सकती हैं इतने पार्ट की, ठीक है, इतने पार्ट की कितनी सब एरेज बन सकती हैं, तो अगर आप उसको समहाउ किसी फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लें इंस्टेड कि आप वो सारी सब एरेज फाइंड आउट करें, इफ यू कैन फाइंड आउट दैट विद सम फॉर्मूला देन यू कैन से ठीक है ये 6 सब एरेज हैं जिसके अंदर मुझे पता है कि 4 विल ऑलवेज बी द मिनिमम एलिमेंट, तो मैं उतने टाइम 4 को जो है अपने आंसर में ऐड कर सकता हूँ। तो वो अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी सब एरेज में 4 मिनिमम होगा। अब आपको पता है कि आपने लेफ्ट पे एक एलिमेंट स्मॉलर फाइंड आउट किया था जो यहाँ पे था 2, और आपने राइट पे एक एलिमेंट फाइंड आउट किया था जो यहाँ पे था 1। तो यहाँ से अगर आप देखें इसके कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, आपने कहा कि एक तो मेरे पास बनती है 5 4, एक आपने कहा बनती है 5 4 6, मतलब अगर आप इसके 4 से राइट साइड पे जाए ना तो 4 के राइट साइड पे आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप सॉरी 3, मतलब 5 के आगे आप देखें तो 4 के साथ मिला के 3 एलिमेंट्स बनते हैं। तो इसका मतलब है एक तो आप 5 को एक्सपेंड अगर करते जाएं वहां तक जहां तक 1 नहीं एंड हो रहा, तो ये बन जाती हैं 3 सब एरेज आपकी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 4 पे खड़े हैं तो 4 से भी आप आगे 2 फर्दर और सब एरेज पर जा सकते हैं, मतलब 4 6 और 4 6 7 एक्सपेंड करते जाएं तो यू कैन मेक 4 6 एंड 4 6 7। तो इसका मतलब है कि 2 सब एरेज फर्दर आप बना सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अब यू नो कि जो आपका 5 है, लाइक कॉम्बिनेशन में आप अगर 5 से मतलब इतने पार्ट को सिर्फ लेते हैं, आप कह रहे हैं कि 5 के साथ 4 6 7 ले लो, सॉरी 5 के साथ सिर्फ 4 ले लो, या 5 के साथ 4 6 ले लो, या 5 के साथ 4 6 7 ले लो, ठीक है। तो यू आर सेइंग कि ये 3 मेरे पास हो गई, फिर उसके बाद 4 भी दोबारा आ रहा है, मतलब जहां तक 4 आ रहा है मैक्सिमम, क्योंकि 4 से आगे तो आप नहीं ले सकते ना, 4 से आगे आप 6 7 तो नहीं ले सकते। तो 4 के आगे फिर 2 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो यू कैन से कि ये 4 के साथ या 6 ले लो, 4 के साथ 6 7 ले लो। तो यू आर सेइंग कि ये मेरी टोटल एरेज बनेंगी। तो वो आप उसके लिए कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि ठीक है मेरे पास इसके लेफ्ट के ऊपर जो है कितना डिस्टेंस है, दैट इज 2 एलिमेंट्स का डिस्टेंस, और इसके राइट पर मेरे पास मतलब 4 के लेफ्ट पे जो स्मॉलर एलिमेंट था वहां तक डिस्टेंस आपका 2 बनता है, और 4 के राइट पे आपके पास डिस्टेंस बनता है 3। तो इसका मतलब है कि आप 3 टाइम्स 2 6 एरेज जो है ना सब एरेज वो बना सकते हैं। वजह से हमने भी यहाँ पे देखा था कि हम इसी तरह बना सकते हैं कि 5, एक हमारे पास ऑप्शन थी, इसके साथ वी कैन यूज दीज 3 सेपरेटली, एक हमारे पास 4 की ऑप्शन थी, इसके साथ वी कैन यूज दीज 2 सेपरेटली। तो उसको यूज करके यू कैन से कि टोटल मेरे पास 6 सब एरेज जो है वो बन सकती हैं, और उसके अंदर 4 विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये तो आपका हो गया कि आपने सब एरेज कैसे कैलकुलेट करनी है। अब लास्ट थिंग जो आपके आ जाती है दैट इज कि आपने ये चीज कैसे फाइंड आउट करनी है कि आपके पास नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है और आपके पास प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है। तो उसके लिए यू कैन यूज द आइडिया ऑफ मोनोटोनिक स्टैक। तो यू कैन जस्ट सिंपली से कि पहले मैं प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, मतलब यू विल डू 2 पासेस ऑन योर एरे। आप कहेंगे कि पहले मैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर लूँ, फिर मैं प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर लूँ। यू कैन जस्ट डू दैट सिंपली कि आपने मोनोटोनिक स्टैक में क्या करना है कि वैसे एक था मेरे पास 2 आया, लेट्स जस्ट ऐड 2 टू द स्टैक, आपने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आए 5 के ऊपर, तो 5 जो है इट इज लार्जर देन द प्रीवियस एलिमेंट 2। तो आपने कहा अच्छा अभी मुझे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 2 के लिए भी नहीं मिला, 5 के लिए भी नहीं मिला, तो इसको भी स्टैक में डाल दो। अब मैं 4 पर आई, तो मुझे 5 के लिए मतलब 4 इज नाउ लेस देन 5, आप इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रख रहे हैं अपनी स्टैक को, तो इट कैन नॉट बी डिक्रीजिंग क्योंकि 4 इज लेस देन 5। तो यू कैन सी कि दिस 4 इज नाउ द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फॉर दिस 5।
तो आप अच्छा, अपनी स्टैक में से 5 स्टैक को होगी रिमूव तो करेंगे। उसमें आप उसका इंडेक्स भी रख रहे होंगे या सिर्फ वैल्यू रख रहे होंगे? नहीं, बेसिकली ना हमें स्टैक में सिर्फ डिस्टेंस चाहिए कि प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट से उसका डिस्टेंस क्या है। तो वो हम सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो मैं स्टैक में सिर्फ इंडेक्स रख रही हूँ। ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, 2, 3, 4। मुझे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बेसिकली इंडेक्सेस के थ्रू डिस्टेंस नहीं, कैलकुलेट करना है। मतलब वैल्यू की बेस पे आपने पॉप करना है। यस। हाँ, लेकिन जब आपने स्टैक में डाला था तो आपने वैल्यू डाली थी। नहीं नहीं, इंडेक्स डाला है। मतलब यहाँ तो मैं ऐसे डाल रही हूँ ना, आपके पास ये स्टैक की वैल्यू अच्छा, है लेकिन और हाँ ये समझ इंडेक्स आ है। गई। आप उस इंडेक्स के अगेंस्ट एरे में, ओरिजिनल एरे में देखती हैं, ठीक है। जी। यस। सही है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली अपने पास स्टोर क्या करा रहे होंगे, जो हमारी डिस्टेंस की एरिया होगी कि प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट से कितना डिस्टेंस है करंट एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट से। अभी हम लेट्स सपोज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए आई सेट कि ठीक है 1 5 इज ग्रेटर देन 2। अभी तक 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला, 2 के लिए भी नहीं मिला। अब नेक्स्ट एलिमेंट पर आ जाओ, 4 मिला मुझे। अब क्योंकि 4 जो है इट इज स्मॉलर देन टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑन द स्टैक, तो इट्स मीन कि 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो है वो 4 है और इसका इंडेक्स क्योंकि 2 है, तो आई विल से क्या इसका डिस्टेंस फ्रॉम हियर जो है दैट विल बी 2 - 1। मतलब जो इसका डिस्टेंस होगा करंट एलिमेंट का, ith एलिमेंट का, और टॉप एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा होगा उसका इंडेक्स 1। तो मैं यहाँ पे 1 स्टोर करा दूंगी कि 5 के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है उस तक डिस्टेंस मेरा 1 है। और इसी तरह मैं जब पीछे जाऊंगी 2 पे, आई विल से कि क्या 2 के लिए 4 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है? नहीं, 2 के लिए 4 नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं है। तो लेट्स जस्ट, ये तो पॉप हो गया आपकी क्योंकि इसको तो आपने कैलकुलेट कर लिया। और अब आपने स्टैक के अंदर 4 डाल दिया। मतलब बिहाइंड द सीन ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एडिंग 4, कोड में तो आप इंडेक्स डाल रहे होंगे, बट यहाँ पे जस्ट फॉर बेटर इंट्यूशन मैं इसको दोनों के साथ डाल रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अप आप आगे गए 6 पर। अब 6 भी क्योंकि ग्रेटर है तो अभी तक 4 के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला, आपने इसको भी डाल दिया। फिर आपको नेक्स्ट मिला 7, 7 के लिए, 6 के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला, आपने ये डाल दिया। अब आपको 1 मिला। अब 1 जो है ये स्मॉलर है 7 से, इसका मतलब है 7 के लिए आपको नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिल गया। और इसका डिस्टेंस कितना है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट से? दैट इज 1, इज 5 - 4। फिर आप इसको आपने पॉप कर दिया। अब आप 6 को देखेंगे, 6 के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 1 है। तो आपने कहा ठीक है, इसके लिए मतलब 6 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 1 है और डिस्टेंस इसका 5 - 3 2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 2 स्टोर करवा दिया। उसके बाद इसको भी आपने पॉप कर दिया। फिर आपने 4 को चेक किया, 4 के लिए भी आपको नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 1 ही मिला। तो आपने उसका भी डिस्टेंस ऐड कर दिया विच विल बी 5 - 2 3। फिर आप लास्ट भी 2 पर आए, 2 के लिए भी आपको नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिला और यू एडेड दैट डिस्टेंस व्हाटएवर जो भी बनता है 5। वो आपने मतलब इस तरह से यू विल बी फाइंडिंग द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। और प्रीवियस आपने फाइंड आउट करना है तो यू कैन जस्ट डू द सेम थिंग इन रिवर्स ऑर्डर, कि आप स्टार्ट रिवर्स से करें और देन यू विल अच्छा, बी एबल टू जो फाइंड द आपने प्रीवियस। जो एरे के अंदर रिजल्ट सेव किया है वो बेसिकली वो ऑफसेट है इंडेक्स इंडिसेस जी। का, राइट? ठीक है। यस। फिर उस इंडिसेस को एक्चुअली हम यूज करके, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे ना कि इससे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है या ऑफसेट कितना है, और इधर से प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का ऑफसेट कितना है। फिर बेस्ड ऑन दैट ऑफसेट वी वर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉम्बिनेशंस इन विच दिस 4 विल बी द मिनिमम एलिमेंट। तो वो फिर हमारा हो जाएगा कि इधर से इधर तक जितना डिस्टेंस, जैसे ये 3 था नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का डिस्टेंस, और इधर से प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का डिस्टेंस 4 के लिए 2 था। तो वी सेट की 6 ऐसी कॉम्बिनेशन है, 6 ऐसी सब एरेज हैं जिसके अंदर आपकी 4 एज अ मिनिमम एलिमेंट यूज हो रहा है। तो यू विल बी यूजिंग दिस 3 × 2 टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। मैडम, इसमें जो जब मोनोटोनिक स्टैक था वो तो OFN था, ठीक है। ये जो जब दो आपकी वो लेफ्ट और राइट से आपने एक वो बना ली, लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट, राइट स्मॉलर एलिमेंट, उसके बाद का जो स्टेप है उसमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वो भी ऑफ एन होगी क्योंकि आप बेसिकली ना हर एवरी सिंगल एलिमेंट के लिए ना आप नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे ये आपकी एक एरे बन रही थी ना, हाँ इसके जी, अंदर यूवर स्टोरिंग के मतलब इस वाले एलिमेंट के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट समझ आ कौन गई। सा है या उसका ऑफसेट क्या है और उसके लिए क्या है। तो जस्ट ठीक। यू विल बी यूजिंग वन लूप, ith लूप, और उसके अंदर आप करंट वाला उसका PSE और NSE को लेके उसके आप कॉम्बिनेशंस निकालेंगे और जो N of I होगा उसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतने कॉम्बिनेशंस के अंदर दैट करंट एलिमेंट इज द मिनिमम एलिमेंट। सही हो गया। और अगर स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो
जैसे कोई वैल्यू हो सकती है ना कि वो उससे राइट पे कोई भी वैल्यू से छोटी नहीं थी। हाँ, उसके तो लिए बेसिकली लाइक आपके पास ये 2 है ना, 2 से लेफ्ट पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके ठीक है। लिए इनिशियलाइज आप करवा दें सिंपली -1 से, क्योंकि 2 के लिए आपने कहा कि मतलब आप यहाँ पर आए, या लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 1 होता, 1 के लिए भी आपको ना मिलता, तो आप कह रहे हैं कि मतलब इनिशियलाइज उस एरे को जिसमें आपने ऑफसेट्स रखवाना है, आप इनिशियली उनको जस्ट -1 प्लेस करवा दें। ठीक है, -1 से अब क्या होगा कि एट द एंड जो वैल्यूज -1 बचेंगी ना, आपको पता होगा कि उनका डिस्टेंस जो है वो इधर वो से है, उससे बिल्कुल स्मॉलर यहीं से। क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। हम्म, तो वो आप उसको फिर अपडेट कर सकते हैं इससे कि ये 2 है, इसके लिए 1 है। लेटर ऑन यू विल नीड टू ऑब्वियसली, इनिशियली आप इनको -1 कर दें, बाद में जब आप उसको ट्रेवर्स कर रहे होंगे जहाँ पे आपको -1 मिलेगा, आप कहेंगे कि उसका डिस्टेंस आपका जो आई है, i+1 उतना डिस्टेंस होगा, क्योंकि उसका मतलब ये है कि इतने सारी सब एरेज में यहाँ तक जितनी भी सब एरेज थी उन सब के अंदर 1 इज यूज्ड एज अ स्मॉलर एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि आपका ऑफसेट यहाँ पे आ गया, इतना डिफरेंस है उसके अंदर। या यूं कह सकते हैं कि उससे स्मॉलर एलिमेंट नहीं है तो वो सिर्फ एक दफा ही काउंट होगा रिजल्ट में, राइट? नहीं 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 नहीं, एक बार काउंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपके पास ये 1 था ना, अगर ये लेट्स सपोज इसको आप कह दें 3, ठीक है। इसको आप कह दें 1, ठीक है, इसको आप कह दें 1, अब आप कह रहे हैं कि ये जो 1 है ना, ये थर्ड थर्ड एंट्री पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं 1 से पीछे आपको कोई प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इतने हिस्से में स्मॉलर है, इट विल बी स्मॉलर इन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इससे स्मॉलर कोई पीछे तो कोई भी नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि इससे पीछे तक जितना भी एक्सपेंड कर लें, ठीक दिस है। 1 विल ऑलवेज बी स्मॉलर इन ऑल ऑफ दिस। तो इस सिचुएशन में हमें -1 के बजाय ये नहीं कहना चाहिए? अच्छा, अभी कह रहे हैं -1 के केस में वो ऑफसेट ले लेगा कि मतलब एंड तक, यस, मतलब -1 मीन के वो वैल्यू उससे स्मॉलर, वो सबके लिए स्मॉलर वैल्यू, राइट? मेक सेंस। ठीक है, चले आपका कोड अगर आप थोड़ा दिखा देंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है बिफोर आई शो द कोड, इसमें ना अगर आपकी डुप्लीकेट्स आए ना, क्योंकि वो चीज मेरे से मिस हुई थी, तो उसके लिए एक और चीज भी हमें देखनी पड़ेगी कि लेट्स सपोज हमारे पास है 1 2 1 3 4 3, अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट है ना, तो उस केस में आपकी जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ठीक नहीं बनेंगे, मतलब वो आपके ना वो हो जाएंगे, ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके उसके अंदर कैलकुलेट हो जाएंगे। मतलब अगर आप 3 पे, यहाँ पे आप इसको 5 कर दें, अब आप कह रहे हैं कि इस 3 से पीछे स्मॉलर एलिमेंट ये है 1, ठीक है, मतलब इसका ये है कि इसका ऑफसेट है 1, और इस 3 से पिछला स्मॉलर एलिमेंट 1 है विच इज एट एन ऑफसेट ऑफ 3, 3 बनेगा या 4 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, तो ये ऑफसेट 3 पर है, और तो आपने ना बेसिकली नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी अगर हम इसका देखें, तो इस 3 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो खैर नहीं पड़ा हुआ, तो यू कैन से के ऑफसेट है 2, क्योंकि वो यहाँ तक आ जाएगा एंड तक, और इस 3 के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो ये सेट के इसका ऑफसेट हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो अब उसमें ना बेसिकली आपकी आपकी रेपिटेशंस किस वजह से आ रही हैं, क्योंकि ना दिस 3 यू कैन सी कि दिस 3, आप कह रहे हैं कि ये 3 जो है ना, इट इज स्मॉलर इन ऑल ऑफ दिस सब एरेज, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से सिर्फ अगर आप देखें, तो ये कह रहा है कि इन सब में भी इन सब में वो है स्मॉलर है, लेकिन अगर आप इस 3 को भी देखें तो ये ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, मतलब ये वाला 3 ना इन वालों के साथ सब, मतलब ये 1 3 आपका 2 बार काउंट हो जाएगा, एक वो इसके सबसेट्स के साथ, मतलब एक ये बड़े वाले 1 जो जिसमें 3 आ रहा है इसके साथ काउंट हो जाएगा, और एक इसके साथ इटसेल्फ भी काउंट हो जाएगा, मतलब 1 3 या 1 3 4 भी जो है आपका ना, ये मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट के केस में जितने टाइम्स डुप्लीकेट आ रहे होंगे उतने टाइम्स ही आपका काउंट हो जाएगा, तो उस काउंट को जो है ना, मतलब इस डुप्लीकेशन को रिजॉल्व करने के लिए आपको, जब आप प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसमें से एक पार्ट में आप इक्वल की कंडीशन लगाएंगे और एक में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक में इक्वल की के लिए लगा दिया ना, तो यू आर सेइंग कि अब मैं मतलब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मैंने अगर 3 का कहा है कि 3 के लिए ग्रेटर देन इक्वल होता है, तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करके दो,
तो उस केस में फिर ये वाली रेपिटेशन आपकी जो है ना वो नहीं आएंगी, वो फिर आपकी एक बार ही आएंगी, वो आपकी मल्टीपल टाइम्स या 2 टाइम्स नहीं आएंगी इस स्पेसिफिक एलिमेंट की वजह से। मैंने वन थिंग में आपने क्या किया, इसमें कोई स्मॉलर एलिमेंट वन है ना? सॉरी, इसमें तो स्मॉलर एलिमेंट वन है। अच्छा स्मॉलर, हाँ उसके लिए ये कह रही हूँ कि क्योंकि आपके पास ये 3 है ना, तो आपने कहा कि 3 जो है ना, 3 कितनी सब एरेज के अंदर स्मॉलर एज अ स्मॉलर एलिमेंट यूज होगा। अगर आप इक्वल की कंडीशन नहीं ना लगाते तो वो ये कह रहा है कि वो तो इनमें भी इस मतलब इन सब एरेज के अंदर एज अ स्मॉलर एलिमेंट यूज होगा। हम करंटली इसकी बात वन कर रहे हैं। सॉरी, नॉट टेक दिस वन, सॉरी अबाउट दिस वन। मतलब वो कह रहा है कि इतने सब एरेज में दिस 3 इज बीइंग यूज्ड एज अ स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आए, इस 3 के ऊपर आए, अगर मैं यहाँ पर एक और लेट्स सपोज कोई बड़ा एलिमेंट लगा देती हूँ 4, तो आप कहते हैं कि इतनी सब एरेज के अंदर थोड़ा सा मैस हो गया, ऐसे लगा लें 4 3 4 3 और यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये वाला 3 इतनी सब एरेज के अंदर एज अ स्मॉलर एलिमेंट यूज हो रहा है, और ये वाला 3 भी इतनी सब एरेज के अंदर एज अ स्मॉलर एलिमेंट यूज हो रहा है। तो यू सी कि दिस इज एन ओवरलैप। मतलब जब आप इस 3 के लिए यूज करेंगे तो तब भी आप इसको काउंट कर रहे हैं, ये वाली जितनी भी इससे सब एरेज बन रहे हैं। और जब आप इस स्पेसिफिक 4 3 के लिए, मतलब इस 3 के लिए यूज करें, तब भी आप इन सारी सब एरेज को काउंट कर रहे हैं। तो वो आपकी डुप्लीकेट्स हो जाएंगी उसकी वजह से, और आंसर आपका फिर करेक्ट नहीं आएगा। मैम इसका सोल्यूशन आपने क्या बताया? हाँ, इसका सोल्यूशन ये है कि आप ना जब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कुछ भी कैलकुलेट करे हो ना, किसी एक के अंदर आप जब ये वाली चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब एक में तो आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रख रहे थे ना अपनी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए, तो आप उसमें एक इक्वल कंडीशन लगा लेंगे कि जहां पर मेरे पास मतलब एक स्पेसिफिक के लिए, मतलब दोनों के लिए नहीं, अगर दोनों में करेंगे तो फिर आपकी अ, जो सब एरेज है वो मिस हो जाएंगी। मतलब उस केस में अगर आप दोनों में इक्वल का साइन लगाएंगे तो आपकी सब एरेज मिस हो जाएंगी, तो यू विल हैव टू यूज इट फॉर वन। वन के केस में आपको कैसे हेल्प करेगा वो, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस 3 के ऊपर हूँ, ठीक है, इस 3 से पीछे इसकी भी इंट्यूशन बता देती हूँ, इस 3 से पीछे स्मॉलर एलिमेंट जो है वो ये है जिसका ऑफसेट है 2, ठीक है। और अगर आप इस 3 के ऊपर आए तो आप ये कह रहे हैं कि अब मैं इसके लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो है वो ये वाला रखूंगा, नॉट दिस वन। तो उससे क्या होगा कि अब इसका ऑफसेट भी 2 बनेगा, तो अब ये ओवरलैप आपका खत्म हो जाएगा उसकी वजह से। मतलब प्रीवियसली आप इसको एज एन इक्वल एलिमेंट को आप नहीं ले रहे थे, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट आप सिर्फ उससे स्मॉलर को ले रहे थे, तब आपका ये ओवरलैप बन रहा था, ये वाला आपका एक ओवरलैप बन रहा था। लेकिन अब क्योंकि आप इसको नहीं ले रहे, आप यहीं पर इसको ऑफसेट को एंड कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये आपका ओवरलैप नहीं बन रहा, ये अब आपकी डिस्टिंक्ट ही यूज होंगी और रेपिटेशंस नहीं होंगी इसकी वजह से। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर हमारे पास इक्वल आएगा तो हम इसे स्मॉलर कंसीडर करें, राइट? उसको प्रीवियस अलग स्मॉलर एलिमेंट। करें। और इसको आप ना दोनों केसेस में नहीं कर सकते। अगर आप इसको दोनों केसेस में कर देंगे ना, उसकी भी इंट्यूशन बताती हूँ। अगर आप इसको कहते हैं ना कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में भी मैं इक्वल का साइन लगा दूं, तो उस केस में आपकी ना ऑफसेट सिर्फ यहीं पर ही डायरेक्ट बन जाएगी, ये वन टाइम ही बनेगा और ये भी यहाँ पे जस्ट वन टाइम बनेगा। तो और ये वाली चीजें आपकी ना मिस हो जाएंगी उसके अंदर, क्योंकि फिर आप प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को भी यहाँ पे रख रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर मतलब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए भी ऑफसेट 1 हो गया, नेक्स्ट के लिए भी 1 हो गया, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली सब एरेज जो है ना इन बिटवीन जो आ रही थी वो आपकी मिस हो जाएंगी। इस वजह से आपको सिर्फ एक केस के लिए करना है, या आप इसको एनएससी या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालते हुए कर लें इक्वल वाला काम, या बीएससी के लिए कर लें, लेकिन दोनों के लिए नहीं कर सकते। दोनों के लिए करेंगे तो आपकी फिर सब एरेज मिस हो जाएंगी। मैम एक दफा मैं रिपीट करूँ तो मुझे समझ आई है कि हम जब यस एक दफा फॉरवर्ड मूव करेंगे, इसमें एक दफा फॉरवर्ड मूव करेंगे, उसमें हम एक बनाएंगे स्टैक और उसमें एंटर करते जाएंगे जो जो हमारे पास मिनिमम आएगा, और उसमें यहाँ पे कितनी सब एरर्स बनेंगी सारी वैल्यू। फिर एक दफा हम बैकवर्ड मूव करेंगे और यही काम दोबारा करेंगे, ये फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड नहीं करेंगे, मतलब आपके पास प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के जो ऑफसेट्स आए हैं और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स के ऑफसेट जो हैं, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एवरी सिंगल। इसका मैं कोड भी दिखा देती हूँ, क्योंकि उससे आपको पता है कि इतनी सब एरेज बन सकती हैं, आपकी कॉम्बिनेशन उतने बन सकते हैं जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था।
और उतने हम्म। कॉम्बिनेशंस में 3 इज यूजिंग बीइंग यूज्ड या करंट एलिमेंट इज बीइंग यूज्ड एज अ मिनिमम एलिमेंट, और हम लोग को एक्चुअली सम फाइंड आउट करना है। तो टोटल सम में हम जो करंट एलिमेंट है ARR ऑफ i, उसके साथ उसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं विच इज यूजिंग NSE ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय PSE ऑफ i, वो आप ऐड अप कर रहे होंगे एवरी सिंगल एलिमेंट के लिए। सही। ठीक है, अच्छा टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, क्विकली मैं इसका कोड दिखा देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने प्रीवियस मदर एलिमेंट और नेक्स्ट मदर एलिमेंट की 2 एरेज इनिशियलाइज करवा दी। यहाँ पे मैंने -1 इसलिए रखा है, जैसे भी इनिशियलाइज इसलिए करवाया -1 से, जिस केसेस में हमारे पास प्रीवियस मदर एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो -1 विल बी हेल्पिंग अस। और इसी तरह नेक्स्ट मदर एलिमेंट के लिए आई कुड इधर पुट n हियर, लेकिन मैंने खुद -1 रखा है क्योंकि नेक्स्ट मदर एलिमेंट के लिए आप एक्चुअली फॉरवर्ड साइड पे ढूंढ रहे होते हैं नेक्स्ट मदर एलिमेंट, तो इसके लिए मतलब है कि नेक्स्ट मदर एलिमेंट अगर विश नहीं करा तो वो एंड पे एंड होगा एरे से बाहर। तो यू कैन इनिशियलाइज दैट विद n एज वेल, बट मैंने खुद इसको -1 कराया क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर भी इसको यूज करना पड़ेगा, अपडेट मुझे फिर भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपने स्टैक इनिशियलाइज करवाई, और यहाँ पे अब आप पहले प्रीवियस नेक्स्ट मदर एलिमेंट फाइंड आउट करें विच इज यू आर डूइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने अपनी स्टैक को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रखा और आपने ये ऑफसेट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, हर एक स्पेसिफिक करंट ith एलिमेंट के लिए। और सिमिलरली आपने यहाँ पर किया फॉर प्रीवियस मदर एलिमेंट के लिए, आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम काम किया। और यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे दैट इक्वल साइन यहाँ पे मैंने नहीं यूज किया। उसके बाद फिर आपने टोटल सम फाइंड आउट करना है, उसके लिए यू विल डू वन मोर पास ऑन योर एरे। और यहाँ पे अब आपके पास जहाँ जहाँ पे -1 पड़ा है, आपको पता है कि उसके लिए कोई प्रीवियस मदर एलिमेंट एक्सिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए यू आर अपडेटिंग दैट टू दिस वैल्यू। जैसे हमारे पास सेकंड इंडेक्स पर एक वैल्यू पड़ी थी, उसके लिए हमें कोई प्रीवियस मदर एलिमेंट नहीं मिला, तो हम क्या कह रहे हैं कि उसका ऑफसेट ये होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अब आपने -1 रखा हुआ है और इसका एक्चुअल इंडेक्स है 2, तो इसका मतलब है कि इसका ऑफसेट जो होगा वो 3 होगा यहाँ से पीछे। तो आप उसको i+1 पे सेट कर रहे हैं। तो फॉर प्रीवियस एलिमेंट यू आर सेटिंग इट टू i+1, और नेक्स्ट एलिमेंट के लिए यू आर सेटिंग इट टू जो आपकी लेंथ ऑफ एरे, मतलब यहाँ पे भी आपको अगर प्रीवियस नेक्स्ट मदर एलिमेंट नहीं मिलता तो आपकी एरे के एंड पर जो लेंथ ऑफ एरे है उसमें से आप जो करंट इंडेक्स उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल नो कि इसका ऑफसेट बनता है 3, तो यू विल set it to this one, and finally you will simply be calculating the total number of subsets जो जिसके अंदर ये नंबर एज अ मिनिमम एलिमेंट यूज हो रहा होगा, वो आपने कैलकुलेट करके नंबर को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करा के सम में ऐड करवा दिया, और देन यू रिटर्न इट। ये काम मैंने इस वजह से किया एंड पे मॉड्यूलर, क्योंकि उसने कहा था कि आंसर कैन बी वेरी बिग, तो उस केस में आपको मॉड्यूलर लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाफिज। No, please.